बच्चों आज हम बात करने वाले हैं गॉस की प्रमेय के चौथे और आखिरी अनुप्रयोग के बारे में। जिस चौथे और आखिरी अनुप्रयोग में जो हम बात करेंगे वो हम एक समान आवेशित गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हम पता करेंगे। मतलब एक हमारे पास गोलीय कोष होगा। गोलीय कोष का मतलब यह है कि जो अंदर से जो गोलाकार आकृति होगी वो खोखली होगी, इस वजह से वो कोष कहा जाता है। तो इस गोलीय कोष के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पता करना है। इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब हम पता करेंगे तो हम इसमें तीन स्थितियों के बारे में अध्ययन करते हैं, तीन स्थितियों के बारे में स्टडी हम करते हैं। अब तीन केसेस कौन कौन से होंगे, तीन स्थितियां कौन कौन सी होंगी, उसके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो होगा हमारा ये बाहर वाला, ये हमारा जो रेड कलर से बनाया हुआ जो गोला है ये हमारा गोलीय कोष है जो हमने माना है। इसमें तीन स्थितियां वो हैं। सबसे पहली स्थिति जो हमें ली जाएगी वो गोलीय कोष से बाहर की स्थिति ली जाएगी। दूसरी है इस गोलीय कोष के बिल्कुल ठीक ऊपर। तीसरी है इस गोलीय कोष के भीतर। तो हमें जो है तीन गोला दिखाई दे रहे हैं जिसमें हमारा एक तो है जो है वो सीधी लाइन से बना हुआ है और बाकी के दो डैश डैश की लाइन से बने हुए हैं। तो जो सीधी लाइन से बना हुआ है वही हमारा वास्तविक गोलीय कोष है और उसके अलावा जो दो डैश डैश वाली लाइन से बनाए गए, डॉटेड लाइन से जो बनाए गए हैं वो हमारे गॉसियन पृष्ठ की तरह जो है प्रयोग में लाए जाएंगे। एक हमने काल्पनिक पृष्ठ हम लेके चल रहे हैं उनको। इनके बारे में जब बात करते देखो तो हमने जो गोलीय कोष जो मेन लिया था उसका केंद्र हमने मान लिया O और हम ये मान लेते हैं कि इस पूरे गोलीय कोष पर प्लस Q आवेश जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब समान रूप से वितरित है। ठीक है, अब ये वाला आवेश जब समान रूप से वितरित है तो इसमें हमें वही चीजें गॉस की प्रमेय के लिए कंडीशंस तैयार करनी पड़ती है। गॉस की प्रमेय के लिए कंडीशंस तैयार करनी होंगी तो हमें वैद्युत फ्लक्स के बारे में बात करनी होगी। वैद्युत फ्लक्स के बारे में जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम इसमें पहली स्थिति के बारे में बात करते हैं, गोलीय कोष के बाहर। जब हम गोलीय कोष के बाहर बात कर रहे होते हैं तो उस गोलीय कोष के बाहर वाली कंडीशन में हमें जो बाहर वाला पृष्ठ जो दिख रहा है उस बाहर वाले पृष्ठ पर ही हमें ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है हमें, उस बाहर वाले पृष्ठ पर एक क्षेत्रफल अवयव लेना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके बिंदु O से R दूरी पर इस गोलीय कोष की हमने दूरी मान ली, भाई ये गोलीय कोष जो है बाहर वाला वो R दूरी पर है, स्मॉल r हमने मान लिया। इस R दूरी पर एक पॉइंट हमने P मान लिया है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है। या हम दूसरे शब्दों में कहें कि जो हमारे पास एक गोलीय पृष्ठ दिया गया था उसकी त्रिज्या हमने मान ली कैपिटल R है और उससे थोड़ी सी बड़ी त्रिज्या का मतलब स्मॉल r जो है हमने वो बड़ा मान लिया है वैल्यू में। तो उस बड़ी त्रिज्या का हम एक गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं जो गोलाकार आकृति का ही होगा, जो एक हमारा काल्पनिक पृष्ठ है जो हमारे इस अनुप्रयोग में हमारी मदद करेगा। तो ये बाहर वाला जो हमें गॉसियन पृष्ठ जो बनाया है इस पर कोई भी बिंदु हम P ले लेते हैं और वहीं ले लेते हैं हम एक क्षेत्रफल सदिश, और उस क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होगी वो dA होगी बाहर की तरफ। अब हमें इसमें एक चीज और सोचनी है कि आवेश जो था वो अंदर वाले गोले पे है और गोला बाहर वाला है, तो कोई ना कोई वैद्युत क्षेत्र तो रहा होगा यहाँ पे। क्यों भाई, वैद्युत क्षेत्र इसलिए मिलेगा क्योंकि अंदर एक कोई भी गोला रखा गया है जिस पर आवेश मौजूद है और उसी आवेश के कारण हमें कोई ना कोई तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो रही होगी वो E वो भी बाहर की तरफ होगी। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल सदिश की दिशा दोनों एक ही दिशा में है, E और dA। क्योंकि जब भी हमारे पास कोई भी आवेश होता है वो आवेश चारों तरफ अपनी त्रिज्यता बाहर की ओर जो है वैद्युत बल रेखाओं को भेजता है। बाहर की तरफ कब भेजेगा, जब वो धनात्मक हो, हमने प्लस Q माना इसलिए बाहर की तरफ भेज रहा है। तो इस कंडीशन में जब हम बात करते हैं हमारे पास क्या है, एक हमने गोलीय कोष लिया है जो गोलीय कोष के केंद्र O से R दूरी पर, R कौन सी है, स्मॉल r वाली है, उससे R दूरी पर एक गोलीय कोष हमने माना है। या अगर हमने गॉसियन पृष्ठ एक बनाया है, काल्पनिक पृष्ठ हमने बनाया है और उस पर एक पॉइंट P लेते हैं जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पता करना है कि वहां E की वैल्यू कितनी होगी, E की वैल्यू के बारे में हमें पता करना है। तो इस कंडीशन के बारे में जो हम पता करेंगे तो सबसे पहले इस छोटे से क्षेत्रफल सदिश के कारण हम पता करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। तो क्षेत्रफल अवयव कह देते हैं हम, क्षेत्रफल अवयव के कारण
क्षेत्रफल अवयव के कारण वैद्युत फ्लक्स, क्योंकि हमें यहां जो है गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में अब बहुत छोटा सा क्षेत्रफल है हमने लिया है, तो हमें जो वैद्युत फ्लक्स मिलेगा वो भी बहुत छोटा सा मिलेगा, मतलब बहुत छोटी वैल्यू में हमें मिलने वाली है। तो डी फाई जो मिलेगा वो ई डॉट डी ए के बराबर होगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल भी हमारा डी ए है। अब अगर हमसे कहा जाएगा पूरे पृष्ठ की वजह से, तो ऐसे बहुत सारे हमारे छोटे छोटे क्षेत्रफल अवयव बनेंगे। हम क्या करते हैं, सबको एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, सबका समाकलन कर देते हैं। तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। अब इस वैद्युत फ्लक्स में जब हम करेंगे तो हमें क्या करना होगा, समाकलन करना होगा। जब हम समाकलन करेंगे तो डी फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन इधर भी लगेगा ई डॉट डी। अब एक चीज मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि ई जो होगा यहाँ पर हर बिंदु पर बराबर रहेगा, मतलब ई की वैल्यू कॉमन आने वाली है। उससे पहले डी ए कॉस थीटा, यहाँ पे जो है हम डॉट प्रोडक्ट है इसलिए डी ए कॉस थीटा हम बना देंगे इसको। तो डी ए कॉस थीटा क्या बन जाएगा, ये डी फाई इक्वल्स टू ई डी ए कॉस थीटा। ई डी ए कॉस थीटा में थीटा की वैल्यू 0 होगी और उस 0 कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, इसलिए डायरेक्ट उसको रिमूव कर देते हैं। तो डी फाई बराबर बन जाएगा ई इंटीग्रेशन डी ए, तो इधर बन जाएगा फाई बराबर ई इंटू ए। डी ए का हमने इंटीग्रेशन ए मान लिया है, ठीक है। हालांकि जब इसके ए के बारे में पता करेंगे तो ए की वैल्यू भी हम लिख देते हैं। भाई ए क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होगा, और क्षेत्रफल होने का मतलब ये है कि इसका वक्र पृष्ठ कह दो या संपूर्ण गोले का बराबर होता है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो दोनों की वैल्यू होती है 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाई बराबर बन जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास फाई की वैल्यू में आ जाता है। अब गॉस की प्रमेय तो कुछ और ही कहती थी फाई के लिए। गॉस की प्रमेय क्या कहती थी, गॉस की प्रमेय से फाई बराबर क्या मिलता था हमें, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये भी फाई बराबर है, ये भी फाई बराबर है, तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, दोनों की तुलना हो जाएगी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये बन जाएगा ई इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हमें गोलीय कोष के कारण जो बाहर वाला हमने गोलीय कोष लिया है उसके किसी भी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलने वाली है। E बराबर कितना बन गया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। E के मात्रक वही है, चाहे हम किस मात्रक क्या मिले थे हमें, मात्रक क्या थे, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। ये हमारा आ जाता है। अब इसी के हम जब बात करते हैं दूसरे वाली कंडीशंस में, दूसरी वाली कंडीशन में अगर हम बात करेंगे दूसरी वाली कंडीशन में ये वाली आर जो है, मतलब स्मॉल आर घटते घटते कहां जाती है, कैपिटल आर के बराबर। मतलब अगर हम दूसरे वाले में बात करते हैं, इसका छोटा सा हिस्सा मैं यही समझा दे रहा हूं, दूसरा गोलीय कोष पर, मतलब स्मॉल आर और कैपिटल आर एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, मतलब हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो ई की वैल्यू जो बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये वैल्यू होगी न्यूटन पर कूलम। तो दोनों ही जगह हमें देखेंगे फॉर्मूले में बिल्कुल सिमिलरिटी है, लेकिन एक छोटा सा माइन्यूट डिफरेंस है कि स्मॉल आर कैपिटल आर का डिफरेंस है। भाई बाहर वाले गोलीय कोष के लिए जो त्रिज्या थी वो स्मॉल आर थी, और अंदर वाला जो हमारा वास्तविक गोलीय कोष है उसके लिए हमने त्रिज्या कैपिटल आर मानी थी। तो ये कंडीशंस बन जाती है, ठीक है। उसके बाद हम अब तीसरे वाले के बात करते हैं। जब हम तीसरे वाले के बारे में बात करेंगे तो वहां हमें थोड़ी सी कुछ चीजें अलग देखने को मिलेंगी। अब तीसरे वाले का बात करते हैं, तीसरा वाला क्या कह रहा है, तो तीसरे में बड़ी एक लॉजिकल चीज हमें समझनी है, और वो लॉजिकल चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है, कभी कभार कंफ्यूजन हो जाता है। जब हम तीसरे के बारे में बात कर रहे होंगे तो हमने छोटे वाले के लिए त्रिज्या जो है वो r डैश मान ली, ठीक है।
अब ये आर डैश जो है वो तो छोटा है कैपिटल आर से, शुरुआत वाला जो था वो जो स्मॉल आर माना था वो हमने वो बड़ा था कैपिटल आर से। अब तीसरे वाले के बारे में बात जब हो रही है तो तीसरा क्या हमारा कौन सा है, गोलीय कोष के अंदर। गोलीय कोष के अंदर भी हमने एक काल्पनिक पृष्ठ माना था, तो वहां की कंडीशन हमें मिलती है कि स्मॉल आर जो है, आर डैश जो हमने माना है वो कैपिटल आर से छोटा है। अब इस कंडीशन में यहां भी हमने वही एक ये जो है गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की गई थी, वही दोबारा से चीजें हैं। अब हमें जो मिलेगा वही पूरा इंटीग्रेशन जब हम करके लाते हैं तो हमें मिलेगा e इंटू 4 पाई आर डैश स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर हो गया। इसी जगह पर जब हम गॉस की प्रमेय लगाएंगे, गॉस की प्रमेय हमें बताएगी फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब ये हमने जो पृष्ठ माना है इसके अंदर आवेश कितना है, और यहाँ आवेश की वैल्यू होगी 0। 0 क्यों होगी, क्योंकि गोलीय कोष था। गोलीय कोष जो है इस पर आवेश जो हमारे इस पूरे बाहर वाले वास्तविक गोलीय कोष पर होगा। या अगर हम कोई भी हमारे पास चालक होता है तो चालक की हमेशा सतह पर ही आवेश उपस्थित रहता है, तो आवेश कहाँ रह गया, बाहर रह गया। इस पृष्ठ के अंदर तो कुछ है ही नहीं, क्यू की वैल्यू 0, मतलब यहां से फाई की वैल्यू 0 मिलने वाली है। तो e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर फाई था, फाई 0 हो गया तो ये भी 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। मतलब अब यहां की कंडीशन ये है कि इस गोलीय कोष के अंदर कोई भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं होगी। ठीक है, तो हमने इसमें तीनों कंडीशंस पढ़ ली, बाहर वाली पढ़ी, गोलीय कोष में पढ़ ली और गोलीय कोष के अंदर पढ़ ली। अब हम इसमें थोड़ा सा एक वेरिएशन देखते हैं कि सबसे पहले वाला जो फॉर्मूला हमें मिला, फॉर्मूला था इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर ये सब चीज कांस्टेंट कर दें तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ती चली जाएगी वो घटता चला जाएगा, और जब बिल्कुल केंद्र की बात हो, ये R हमारा R डैश बन जाए या कैपिटल R बन जाए या और कुछ बन जाए, जब बिल्कुल 0 होगा, R की वैल्यू तो उस टाइम पे 0 होगा, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमेइन और सिखाई जाती है इसकी। ठीक है, और उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए हम ये देखते हैं, अब देखो ये हमारी y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, इधर हमारी e की वैल्यू है, सॉरी इधर e की वैल्यू है हमारी, इधर r की वैल्यू है। ठीक है, अब यहां हम मान लेते हैं कि इस बिंदु पर O केंद्र है, केंद्र पर भाई r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, मतलब 0। उसके बाद जब तक हम इस गोलीय कोष पर नहीं पहुंच जाते हैं, मतलब यहां इस रेड वाले गोलीय कोष पर नहीं पहुंच जाएंगे, जब तक हमें कोई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं मिलने वाली है। मतलब अभी E की वैल्यू जो है वो क्या होगी, 0 होगी। उसके बाद जैसे ही हम गोलीय कोष पर इस कैपिटल R पे यहां जब हम पहुंचेंगे, इस जगह पर आ जाने के बाद यहां कैपिटल R हो गया, इधर R डैश का एरिया है, इधर हमारा R वाला एरिया है, यहां से हमें मिलना शुरू होती है। उसके बाद जैसे जैसे दूरी बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे कम होता जाएगा, मतलब इस पॉइंट पर अधिकतम होगा, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का केस है, इस तरीके से हमारा ग्राफ आता चला जाएगा। ये हमारा गोलीय कोष है जिस पर पूरे पे हमने क्या माना था कि प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है। तो यहां आकर के हमारा पूरा ये गॉसियन पृष्ठ, गॉस प्रमेय वाला, गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग जो थे वो खत्म हो जाते हैं। अब अगर हम इसमें हमें केवल एक चीज और पढ़नी है कि गॉस की प्रमेय की सहायता से जो हमने पढ़ी थी फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वहां से हम कूलाम का नियम कैसे निकालें, एक चीज वो और रह जाती है। उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। इस चैप्टर से रिलेटेड आप लोगों को न्यूमेरिकल करने हैं। ठीक है, और आप लोगों के लिए, सबके लिए एक विशेष सूचना है। विशेष सूचना ये है कि नेक्स्ट मंडे जो आने वाला है 2 दिन बाद, इस मंडे से सीबीएसई बोर्ड की क्लासेस शुरू हो रही हैं 10th और 12th के लिए, और एक क्लास जो शुरू हो रही है वो जीके करंट अफेयर्स के लिए शुरू हो रही है। जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं, जो जीके करंट अफेयर्स के लिए परेशान रहते हैं, तो उनके लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही जीके करंट अफेयर्स की एक डेली क्लास मिलेगी। और जिन लोगों के घर में कोई भी बच्चा किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में 10th या 12th में पढ़ रहा होगा, तो उसके लिए फिजिक्स की भी क्लासेस
मंडे से शुरू हो रही हैं। थैंक यू।